हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एचएससी बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं। सीबीएसई में ये चैप्टर मोशन इन प्लेन चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में आता है। थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फिर रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो जाता है। और एचएससी बोर्ड के लिए फर्स्ट चैप्टर का बेसिस यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, तो उसका जो आधा पार्ट है वो पूरा सर्कुलर मोशन है और उनको सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन जो होता है वो 11th में थोड़ा मोशन इन प्लेन में दिया जाता है। तो आज हम लोग एक सर्कुलर मोशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सब कुछ करेंगे जो कि 11th 12th सब जगह जहाँ पे भी आ सकता है वो पूरा कुछ हम लोग सर्कुलर मोशन कवर करने वाले हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता चलूँगा कि 11th के लिए कितना सर्कुलर मोशन है, जितना तुमको पढ़ना है 11th के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसका परेशानी मत लो कि पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से 12th के लिए स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन और ये पहला लेक्चर है सर्कुलर मोशन 01 का। कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ से तुम्हारा 12th का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये किसका पार्ट है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ मोशन इन प्लेन चैप्टर, ठीक है। मोशन इन प्लेन चैप्टर जहाँ तुमको दिख रहा है, चाहे तुम एनसीईआरटी बोर्ड से हो तो तुमको 11th सीबीएसई के बुक में दिखेगा, चाहे तुम एचएससी बोर्ड से हो तो तुमको 11th के बुक में दिखेगा। ये मोशन इन प्लेन करके एक चैप्टर है। एनसीईआरटी में 4th चैप्टर है और एचएससी में 3rd चैप्टर है। उस चैप्टर का एक पार्ट है सर्कुलर मोशन और उस चैप्टर में तुमको स्पेसिफिकली सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आगे का पार्ट 12th में आता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि मोशन इन प्लेन है क्या, या बेसिकली सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय मेकिंग यू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन इज़ बेसिकली अ 2 डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन है ये? 2 डायमेंशनल मोशन है। क्यों 2 डायमेंशनल मोशन है? इमेजिन करो एक बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, तो जब बॉडी सपोज यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो देखो इसका मोशन यहाँ से यहाँ ये एक्स एक्सिस में गया है और यहाँ से यहाँ ये वाई एक्सिस में गया है ना। ये जो पॉइंट है ये कुछ एक्स में आगे है और कुछ वाई में ऊपर है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ये लाइन से समझिएगा, कुछ एक्स में आगे है ये पॉइंट और कुछ वाई में ऊपर है। मतलब ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। सो इट इज़ अ 2D मोशन एंड बेसिकली दिस इज़ व्हेन अ बॉडी moves along a circular path। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। एक स्टोन को हमने रस्सी में बांध के घुमाया तो वो सर्कुलर मोशन हो गया, राइट। फ़ैन चलता है, फ़ैन के विंग्स पे कोई अगर पार्टिकल रख दो तो वो फ़ैन के विंग्स पे पार्टिकल्स कैसे जाएंगे? बेसिकली एक सर्कल में जाएंगे ना। अगर फ़ैन ऐसे रोटेट हो रहा है तो उसके पार्टिकल्स कैसे जाएंगे? सर्कल पे जाएंगे। जैसे ये पेन को मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, देखो तो इसका जो निब है ये निब तो सर्कल में जा रहा है ना। अगर ये पेन ऐसे रोटेट हो रहा है तो इसका निब सर्कल में जा रहा है। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स बहुत होते हैं। जैसे मून अर्थ के अराउंड सर्कल में जा रहा है, राइट। सैटेलाइट्स, कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो बेसिकली पोलर सैटेलाइट्स हैं, दे आर गोइंग अराउंड सर्कुलर मोशन या दे आर गोइंग अराउंड इन सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। तो ये जो कुछ मोशंस हैं जैसे हैंड्स ऑफ द वॉच, ये सब देख सकते हो तुम। बहुत सारे मोशंस हैं जो सर्कुलर मोशन अपने को डेली लाइफ में देखने को मिलता है। कोई कार है जो एक सर्कल पे टर्न ले रहा है, इसलिए उसका नाम सर्कल भी है क्योंकि कार एक सर्कल से यू टर्न लेता है, राइट। तो ये सब बेसिकली मोशंस ऐसे हैं जो सर्कल के अलॉन्ग होते हैं और ये सब केसेस में हमको सर्कुलर मोशन का फिजिक्स जो है वो अप्लाई भी करना पड़ेगा। धीरे धीरे आएगा वो सब कुछ। पहले सर्कुलर मोशन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज़ कर लो ये मेरे पास एक सर्कुलर मोशन है, थोड़ा सर्कल जैसा लगे ऐसा सर्कुलर मोशन बनाता हूँ, रुको। लेट्स से ये एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब ये बॉडी जब सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो इस सर्कल का कुछ रेडियस होगा, ऑफ कोर्स रेडियस होगा। लेट दिस बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। 2D मोशन का एक स्पेशलिटी होता है। क्या स्पेशलिटी होता है? स्पेशलिटी ये होता है कि 2D मोशन में पार्टिकल जिस पाथ के अलॉन्ग चलता है उसकी वेलोसिटी उस पाथ के टेंजेंशियल होती है। जैसे ये तुमको मोशन इन प्लेन में पढ़ाया गया होगा। अगर कोई y वर्सेस x में मोशन कर रहा है या बेसिकली कोई बॉडी है जो xy में मोशन कर रही है, सपोज कुछ रैंडम मोशन किया बॉडी ने, मुझसे कोई इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछे तो ये टेंजेंट होता है, इस पॉइंट पे कोई पूछे तो ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे कोई पूछे तो ये टेंजेंट। हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होती है? टेंजेंशियल होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। वेलोसिटी कैसी होती है सर्कुलर मोशन या बेसिकली 2D मोशन में? वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है। तो अगर ये मेरा कोई पॉइंट है, इमेजिन कर लो एक स्टोन है जिसको मैंने रस्सी से बांधा और सर्कल में घुमाया है, ठीक है। ये ऐसा केस है। सो इट्स बेसिकली अ स्टोन tied to
string and world in horizontal circle। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल ले रहे हैं, वर्टिकल सर्कल बाद में आएगा चैप्टर में, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट है पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करके, तो वहाँ पे हम लोग बाद में जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट पे मेरा बॉडी है, तो ये पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल हो जाएगी, यस ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि ये पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है, जैसे ये पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है, तो ये पॉइंट पे भी वेलोसिटी टेंजेंशियल हो जाएगी इधर। मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, टेंजेंशियल है, ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ से आगे कहानी बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या समझ में आया, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंशियल है, ओके फाइन। तो एक तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। देखो इधर ये डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी, इधर ये डायरेक्शन में, इधर ये डायरेक्शन में, इधर ये, मतलब हर पॉइंट पे वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो कुछ तो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कराने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा वो एक मेन एक्सेलरेशन का रोल है जिसकी वजह से वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे एक्सेलरेशन होंगे, उस पर धीरे धीरे हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, जैसे से ये पार्टिकल है r, ये यहाँ से यहाँ तक मोशन करता है। तो ज़रा देखो कि कौन कौन से टाइप के मोशन कर रहा है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग ये एक ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, मतलब एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना। ये लीनियर मतलब ऑफ कोर्स एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बट लाइन है, समझा ये बात। स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइन है, मतलब ये एक लाइन के अलोंग जा रहा है। ये सर्कल का पूरा जो सर्कमफरेंस है दिस इज़ नथिंग बट अ सर्कुलर लाइन, लाइक ये सुनो। तो मतलब ये एक लीनियर मोशन कर रहा है, तो वो लीनियर मोशन तो हो गया। दूसरा कौन सा मोशन कर रहा है ज़रा ध्यान से देखो, दूसरा ये कुछ एंगल भी कवर कर रहा है। मतलब जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो सर्कल के सेंटर के अबाउट कुछ एंगल भी सबटेंड करता हुआ चलता है। और जैसे देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से आने में इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये s है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लाइन में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, लाइन के अलॉन्ग, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कुलर लाइन, कैसा भी लाइन, जैसे रैंडम लाइन हो, ये सब लाइन्स। तो वैसे ही किसी पॉइंट के अबाउट जब वो बॉडी का मोशन हम लोग काउंट करते हैं तो पॉइंट के अबाउट वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो उसका एंगुलर मोशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है या ये जो तुम्हारा मास m है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कल के अबाउट कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है ना। ज़रा ध्यान से देखो, जैसे जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है ना। क्यों, देखो यहाँ से यहाँ आने में थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर यहाँ से ये यहाँ तक आए तो देखो s ज़्यादा है तो अब एंगल देखो, एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही तुम एंगल देखो तो ये एंगल बढ़ा हुआ है, समझ में आया ये बात। तो यहाँ पे दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस पे बात चालू करते हैं और यहाँ से सर्कुलर मोशन का बेसिक आइडिया थोड़ा थोड़ा चालू हो रहा है। देखो ये नोट डाउन किया होगा सब लोग ने, इतना कुछ मतलब अभी एग्ज़ाम में पूछने जैसा नहीं लिखा है मैंने, बट इट्स बेटर इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द स्टार्ट। इसको स्टार्ट से राइटिंग करना चालू रखो रात साथ में, ताकि तुम्हारा नोट्स भी बनता चले, वरना फिर लास्ट में नोट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, नोट्स जल्दी ही मेरे पास अवेलेबल होगा। अवेलेबल मतलब मैं एम ट्राइंग टू गेट इट डन। जैसे ही हो जाता है मैं नोट्स का लिंक भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलो अब ये सर्कुलर मोशन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली आर्क लेंथ है, ये एंगल है और ये रेडियस है। तो आर्क लेंथ, एंगल और रेडियस में रिलेशन होता है। वी नो, यहाँ पे देख लो एस क्या है, एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर थीटा क्या है, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो S है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना आई होप सबको समझ में आया होगा। R क्या है, R है रेडियस, ठीक है। R इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी फ़िलहाल हम लोग इसका स्केलर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है। धीरे धीरे इसका वेक्टर ट्रीटमेंट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले स्केलर में देख लो, अपने को मालूम है S इज़ इक्वल टू R थीटा होता है। दिस इज़ नथिंग बट आर्क लेंथ फॉर्मूला,
ये सबको मालूम होना चाहिए आर्क लेंथ फार्मूला, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब देखो, जैसे जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट r टाइम्स बढ़ेगा। तो देखो थीटा जब मैक्स टू मैक्स कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये हो जाएगा s/r, राइट। s क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन r। तुम सोचो जब ये बॉडी पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये सरकमफरेंस के इक्वल ना। सरकमफरेंस कितना होता है 2πr, तो यहाँ 2πr डालोगे अपॉन r डालोगे तो थीटा की वैल्यू 2π आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से समझ में आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2π रेडियन हो सकता है। फाइन, हमको मालूम है लीनियर डिस्प्लेसमेंट सिंस वेलोसिटी और स्पीड विल बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या मैं पहले एवरेज लिखता हूँ। हमको मालूम है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वैसे ही देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी, एक नया टर्म आ रहा है, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसको रिलेट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, v बाई ओमेगा डिवाइड करो तो v बाई ओमेगा क्या आ जाएगा, t से t कैंसिल, हमको मिल जाएगा s बाई थीटा, करेक्ट है ना। s कितना है, s है r थीटा, सो r थीटा अपॉन थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, यू आर गेटिंग r, यानी v का रिलेशन आ रहा है ओमेगा से r ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब तक तुमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट किया है। ये रिलेशंस याद रखना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, s इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का हो रहा है उसका r टाइम्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। r क्या है, रेडियस, रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका r टाइम्स लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है। r क्या है, रेडियस है, ये चीज़ याद रखना। फाइन, और कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे अब इसी सर्कुलर मोशन को थोड़ा स्पेसिफिक सिचुएशन में हैंडल करते हैं। क्या स्पेसिफिक सिचुएशन में हैंडल करना है अपने को, देखो स्पेसिफिक सिचुएशन ये है कि हमको पढ़ना है एक स्पेशल टाइप का सर्कुलर मोशन जो कि 11th के लिए है। देखो 11th ही नहीं बल्कि आगे 12th में भी ये कंटिन्यू होगा, इसके एप्लीकेशंस वगैरह। तो देखते हैं क्या है, कौन सा सर्कुलर मोशन हमको पढ़ना है। हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ तक सबको समझ में आया ना, ये रिलेशन और ये रिलेशन सबको समझ में आया अच्छे से। ध्यान से देखते चलो, वीडियो को पीछे जाके देख लो, अगर नहीं समझ में आया कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली ऐसा मोशन है जिसमें स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होती है। किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा सोचो, अगर स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो रेडियस तो कांस्टेंट है, मतलब ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। तो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है ना, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि v और ओमेगा आर कांस्टेंट, या v एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, v एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। मतलब कोई बॉडी अगर सर्कल में जाएगा, ऐसे ये सर्कल में जा रहा है बॉडी, तो ये बॉडी इस सर्कल में एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ना केवल लीनियर स्पीड से बल्कि एंगुलर स्पीड से भी। तो तुम बोलोगे सर स्पीड का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज वेलोसिटी के लिए काउंट होता है, स्पीड का तो वैल्यू होता है ना, तो वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो इमेजिन करो ये एक सर्कल जितने टाइम में एक बार में कवर कर रहा है उतना ही टाइम ये हर बार लेता रहेगा। मतलब इस सर्कुलर मोशन का एक टाइम पीरियड हो जाएगा अभी फिक्स। अरे तुम सोचो ना, अगर स्पीड कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्पीड से उसको कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हर सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2πr, तो 2πr हर बार वो 2πr सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम भी तो सेम लगेगा ना। मतलब इसका एक टाइम पीरियड बन जाएगा। और टाइम पीरियड अगर निकालोगे फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, यहाँ से बहुत बार आगे हम लोग यूज़ करेंगे। सो फॉर यूसीएम टाइम पीरियड विल बी, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखो, स्पीड हो जाएगा 2πr अपॉन टाइम, राइट। यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2πr अपॉन v। ये समझ में आया, बोलो
टाइम की वैल्यू क्या आ गई 2πr/v, और v कांस्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, यहाँ से t और ओमेगा का रिलेशन निकालते हैं। क्या रिलेशन निकालोगे, t इक्वल्स टू 2πr और v क्या है, r ओमेगा, यानी r ओमेगा, सब्सटीट्यूट करो, r कैंसिल, t आता है 2π/ओमेगा। ये भी रिलेशन भूलना नहीं, याद रखना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये रिलेशन, आगे चलते चलते हर जगह पे यूज़ होता रहेगा। ये बेसिकली हर चैप्टर में ये रिलेशन तुमको मिल जाएगा। t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड का रिलेशन है, चाहे जैसे याद रख सको याद रखो। ये तो तुमको मालूम है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यही हो जाएगा। ये नया रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, ये एक नया रिलेशन है जो तुमको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, आई होप ये सबको समझ में आया। जितने रिलेशंस लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट मार्क करके उनको एक जगह नोट करते चलो, एक साइड में नोट करते चलो कि हाँ ये रिलेशंस है। अभी ये होने के बाद मैं तुमको लिखा देता हूँ, तो वो नोट कर लेना कि ये रिलेशंस कंपल्सरीली याद रखने हैं। अब ज़रा इस जो सिचुएशन है या ये जो सर्कुलर मोशन है, इसका हम लोग थोड़ा वेक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और वेक्टर फॉर्म में इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये देखते हैं, यहाँ से सपोज पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मोशन, किसी टाइम t के बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कंसिडर कर लो ये ओमेगा t एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब ये जो थीटा है, ज़रा ये थीटा के बारे में बात करते हैं। हमको मालूम है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है θ/t, तो थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा t, मतलब ये थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा t के इक्वल। ये समझ में आया सबको, पक्का समझ में आया या नहीं? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कहाँ से लिखा है, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू θ/t देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू ओमेगा t, सिंपल। ठीक है, ये मेरे पार्टिकल का पोजीशन है, कंसिडर कर लो इसका पोजीशन मैं डिस्क्राइब करता हूँ किसी पोजीशन वेक्टर r वेक्टर से। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर को मैं थीटा के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकता हूँ और थीटा के परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, ये कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा, और ये x डायरेक्शन में है यानी i कैप। ये 2D मोशन है ना xy में, तो हम लोग xy में इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। वैसे इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r cos नॉट cos थीटा, एडजेसेंट कंपोनेंट cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा j कैप। क्यों j कैप आएगा, क्योंकि y एक्सिस में है ना ये, मतलब इसके दो कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए हैं। तो इसका जो पोजीशन है, सो देयरफॉर पोजीशन of the particle in circular motion at any point will be, किसी भी पॉइंट पे पोजीशन क्या हो जाएगा, अगर वो पॉइंट थीटा एंगल पे लाई कर रहा है, जैसे स्टार्ट से थीटा एंगल पे, अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, हमेशा इतना ही होगा ये नहीं है, ये थीटा यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं का भी थीटा हो सकता है, मतलब वी आर फाइंडिंग द पोजीशन एट एनी रैंडम पॉइंट। सो देयरफॉर आर वेक्टर कैन बी रिटन एज r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। ये मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्यों रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि तुमको वेक्टर एडिशन आता है अभी। ठीक है, तुम 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो तुमको वेक्टर एडिशन आता है। इसको ऐसे ही समझो, ये r वेक्टर है, इसको मैंने रिजॉल्व किया इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही तो r वेक्टर होगा ना। तो तुमको याद हो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये एक वेक्टर होता था r वेक्टर, ये 11th की बात बता रहा हूँ मैं तुमको, बहुत पुरानी बात है, देख लो। ये थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट आता है r cos थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आता है परपेंडिकुलर में r sin थीटा। ठीक है, ये x एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये y एक्सिस वाला कंपोनेंट। ओके फाइन, सो वी हैव गॉट r वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब हो गया या पोजीशन डिस्क्राइब हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस पोजीशन का यूज़ करते हैं, जैसे हर कोई करता है अपने पोजीशन का यूज़, हम भी अपने पोजीशन का यूज़ करेंगे। देखो
क्या है इसका यूज़? हमको पोजीशन मिल गया है ना, तो हम पोजीशन को डेरिवेट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये सबको पता है क्या? ये किसको किसको पता है कि पोजीशन को डेरिवेटिव करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं? आई होप तुमको पता होना चाहिए। अब तक मैथ्स में डेरिवेटिव सुना होगा और फिजिक्स में पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है, ये पता होगा। नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ वेलोसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में कर रहे हो तो वेलोसिटी। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ एक्सेलरेशन। तो ये दो चीज़ याद रखो, ठीक है। पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, फाइन। और ध्यान देना, ये जो तुम कर रहे हो डेरिवेटिव, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन का डेरिवेटिव करते हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ मिल रही हैं तुमको। मतलब अगर तुम्हारा बॉडी इस पॉइंट पे यहाँ है तो इसका इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है वो तुम निकालने जा रहे हो। यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर अगर या इसका पोजीशन आर वेक्टर है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है वो तुम निकाल रहे हो। ये वेलोसिटी समझ में आई बात? कौन सी वेलोसिटी निकाल रहे हो? इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो निकाल रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी, देयरफॉर वेलोसिटी विल बी गिवन बाय, वेलोसिटी कैसे दिया जाएगा या वेलोसिटी कैसे मिलेगा? ये हो जाएगा v वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर बाई डी टी। एक काम कर लेते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन 1 और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमको मालूम है थीटा क्या है, ओमेगा टी, तो सब्स्टिट्यूट करो। ये हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि तुमको दिखाई पड़ रहा है आर को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है ना, तो यहाँ टी वेरिएबल होना चाहिए बस। फाइन, लेट्स सब्स्टिट्यूट। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जी कैप, ठीक है। जिन 11th के बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता, अभी ये 11th का ही चल रहा है तो मैं उनको बता देता हूँ, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब इसको भी जाएगा डेरिवेटिव और इसको भी जाएगा। ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, चलो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? पहले डेरिवेटिव में एक चीज़ याद रखो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, लिख के नहीं दूंगा, तुमको लिख के मिलेगा। अगर तुमने मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर किया है तुम्हारे 11th के फिजिक्स में, और तुमने आई गेस हाँ मोशन इन प्लेन के स्टार्ट में ही तुमको बताया, या कैलकुलस में तुमको बताया होगा, CBSE में कैलकुलस में मोशन इन प्लेन चैप्टर के कैलकुलस में तुमको ये चीज़ बताया गया होगा, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड वालों को सेकंड चैप्टर में ये चीज़ बताया गया होगा और CBSE बोर्ड वालों को थर्ड चैप्टर में, थर्ड या फोर्थ चैप्टर, हाँ फोर्थ चैप्टर में। चलो आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा आई कैप। नेक्स्ट प्लस आर बाहर आया। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा, तो ओमेगा जे कैप। ओके, फाइनल क्या मिल रहा है? माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जी कैप। बढ़िया, वेलोसिटी मिल गई है। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। याद है हमने बोला था एक्सेलरेशन का बात करना है, तो एक्सेलरेशन देखो क्या आ जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, सो विच इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये तुमको पूरा जो मिला है, तो ये हो जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। घबराओ मत, परेशान होने का ज़रूरत नहीं, ये बहुत इजी है। इजी मतलब बस तुमने डेरिवेटिव अभी अगर फैमिलियर नहीं हो तो तुमको टफ लग रहा होगा, बट डेरिवेटिव्स करके आओगे तो ये एकदम सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव चल रहा है, कोई टफ डेरिवेटिव नहीं, सिंपलेस्ट डेरिवेटिव चल रहा है ये, ठीक है। अगर तुमने मैथ्स में डेरिवेटिव किया है तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, एकदम ज़ीरो। फाइन, आर और ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, और रेडियस तो कांस्टेंट है, आर का वैल्यू, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है, ये याद रखना, इसका वैल्यू आर है, आर हर जगह पे सेम है। ओके, तो आर ओमेगा बाहर ले लो, तो आर ओमेगा बाहर आएगा। अच्छा, इसमें से माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं।
साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो आर ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर जे कैप। ये स्टेप एक बार और देखो, माइनस आर ओमेगा बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट था, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा यानी ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ कहाँ से आ गया, ये आर ओमेगा बाहर आया, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस साइन इधर आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर, फाइन। देयरफॉर फाइनल एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है देखो ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लूँ ज़रा ध्यान से देखो, या माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो क्या बच जाएगा अंदर, अंदर बचेगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, है ना, प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, करेक्ट। माइनस साइन कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ज़रा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आर वेक्टर, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप दिख रहा है। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन की जो फाइनल वैल्यू है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये कंक्लूजन निकालना था हमको, इसलिए इतना सब किया है, बाकी और कोई इतना खास ज़रूरत नहीं, तुमको ये सब चीज़ बाय हार्ट करने का ज़रूरत नहीं है, तुम समझ पाओ तो समझ लो, समझ पाओ मतलब डेरिवेटिव अगर हुआ है तो समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाय हार्ट करने पे मत जाओ, परेशान मत हो कि होगा कैसे, बस इसको एक बार पकड़ के चलो कि ये डिराइव करने के लिए हम लोग कर रहे थे सब कुछ, ठीक है। ये अपना मेन इक्वेशन है जिसके लिए हम लोग कर रहे थे, यहाँ से बहुत कुछ समझ में आएगा, अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको पॉज करके नोट डाउन करो, तब तक मैं पसीना पोंछ लूँ। ओके चलो, हो गया होगा। तुम्हारा वीडियो शूट करने के लिए मुझे फ़ैन बंद करके करना पड़ता है ताकि डिस्टर्बेंस कम रहे, क्योंकि फ़ैन का आवाज़ माइक में ज़्यादा आता है इसलिए, बाकी और कोई ठीक है। चलो थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं, जो ये हमको मिला है आर का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फाइनल रिजल्ट्स लिखेंगे और कुछ चीज़ें लिखेंगे, ज़रा देखो। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है v एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी पहले से था ये। इसके बारे में बात करते हैं। अपने को क्या पता चला यहाँ पे पता चला है कि एक्सेलरेशन जो है, सिंस एक्सेलरेशन वेक्टर इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एक्सेलरेशन वेक्टर एंड आर वेक्टर आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ये इसका मीनिंग है। बोलो किसको किसको ये समझ में आया, कमेंट्स में बोलो। यही होता है ना वेक्टर्स में, जब नेगेटिव इक्वेशन आता है या वेक्टर्स को जब हम लोग नेगेटिव साइन के साथ इक्वेट करते हैं तो उसका मीनिंग होता है वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब आर वेक्टर देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर वेक्टर सेंटर से लेके पॉइंट तक जा रहा है ना, इस मास तक जा रहा है जो मास है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला। तो एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, एक्सेलरेशन उस मास से टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखो। सो देयरफॉर और सिंस आर वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये लिख के रखना, बहुत की इंफॉर्मेशन है ये। आर वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर ए वेक्टर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर एट एवरी पॉइंट। ये यहाँ भी डाल देते हैं, एट एवरी पॉइंट, ठीक है। हर पॉइंट पे टूवर्ड्स, या हर पॉइंट पे ये अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, और एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे टूवर्ड्स द सेंटर जाएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन याद रखो एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर या बेसिकली पोजीशन वेक्टर के बारे में, कि पोजीशन वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है और एक्सेलरेशन वेक्टर टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। मतलब ये ऐसा एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ जाता है। सो देयरफॉर ए वेक्टर इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग और
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ से सेंट्रीपिटल का नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ए को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, मतलब जो हमेशा सेंटर की तरफ जाएगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो कोई तुमसे पूछे इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किधर है, तो तुम बोलोगे टुवर्ड्स द सेंटर। हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया? सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी याद है या नहीं? देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल है ना, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये जो एक्सेलरेशन ये रेडियस के अलोंग है और ये जो वेलोसिटी है ये टेंजेंट के अलोंग है। रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं? रेडियस और टेंजेंट कैसे होते हैं? कितने एंगल पे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं ना, 90 डिग्री पे। मतलब ये एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द वेलोसिटी, तो ये एक स्पेशल केस है। So therefore acceleration vector is perpendicular to velocity vector। और ये जब भी होगा ना, जब भी ये चीज़ होगा फिजिक्स में, जब भी तुम देखोगे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा। ये सर्कुलर मोशन का स्पेशल कंडीशन है। सो therefore when acceleration vector is perpendicular to velocity vector body moves in सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बनाने के लिए ये एक कंडीशन है। जैसे तुम एक केस सोचो, ये एक फुटबॉल है, ठीक है। ये फुटबॉल यहाँ से मूव कर रहा था v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, तुमने फोर्स अप्लाई करके यहाँ एक्सेलरेशन लगाया। देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो क्या ये सर्कुलर मोशन में जाएगा? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में आगे भागने लगता है, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है। तो ये लीनियर मोशन के लिए कंडीशन है। दूसरा केस सोचो, ये बॉडी ऐसे ही v वेलोसिटी से जा रहा था और तुम यहाँ से आए, तुमने ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई किया, तो क्या ये बॉडी सर्कल में जाता है? नहीं। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तुमने फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है, बट मोशन लीनियर ही होता है। मोशन लीनियर ही होता है। तुमने एक और केस पढ़ा था, जब वेलोसिटी, सपोज जैसे ये प्रोजेक्टाइल वाला केस तुमको याद हो, अगर वेलोसिटी को ऐसे डाला और ये बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है तुम्हारा ये, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो इधर लगता है, राइट। हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट जा रहा है, इधर वेलोसिटी देखो, सॉरी एक्सेलरेशन देखो इधर जा रहा है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अब एंगल जो है वो वेरिएबल एंगल है। यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल कंटिन्यूसली चेंज होता है ना, तो वो टाइम पे बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ये भी मोशन का कंडीशन है, ठीक है। तो तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ तो लिया होगा, या अगर तुमको कहीं अगर सपोज तुमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन और समझ में नहीं आया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये रीज़न है। तो हमेशा याद रखना, जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल चेंज होता रहे तो वो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने वाला, और अलग अलग तरीके का प्रोजेक्टाइल कर सकता है वो, ठीक है। या बेसिकली पैराबोलिक पाथ होता है, बस ये याद रखो। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लीनियर पाथ, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर तो सर्कुलर पाथ, एंड जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेरिएबल एंगल पे होंगे तब पैराबोलिक पाथ, ठीक है। फाइन, इतना समझ में आया हो अगर सबको तो बहुत अच्छी बात है। आई होप समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर, या एक फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा दिख रहा है, देखो फाइनल रिप्रेजेंटेशन ये अगर सर्कुलर मोशन है, जो कि होना चाहिए सर्कल जैसा, पार्डन माय ड्राइंग स्किल्स, ठीक है। एक ही पॉइंट के लिए डिस्क्राइब कर देता हूँ सब कुछ। जैसे ये मेरा आर वेक्टर है, कहाँ से कहाँ, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये मेरा आर वेक्टर है, ये मेरा पॉइंट मास है एम, और ये मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये टुवर्ड्स सेंटर जा रहा है, तो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, और ये आर वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। इमेजिन करो सिचुएशन, तुमने स्टोन को पकड़ के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया था ना, तो कैसे घुमाया था? स्टोन को स्ट्रिंग ने पकड़ के रखा था ना टुवर्ड्स द सेंटर, एक फोर्स लगा रहे थे, तुम हाथ से उसको खींच के रखते हो। अगर तुमको पता ना हो, तुम अनइंटेंशनली कर रहे हो ये चीज़, मतलब तुम जब सर्कल में घुमा रहे हो उसको, तो तुमको पता नहीं चलता है कि हाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ कंटिन्यूसली, बट तुम अगर ध्यान दो अपने हाथ पे तो तुम्हारे हाथ पे पुश लगता रहता है, मतलब तुम बेसिकली उसको सेंटर की तरफ खींच के रखते हो हमेशा। तो ये जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है वही टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो फोर्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विल बी ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार्ट होता है।
और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो यानी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर या माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये भी इंडिकेशन है कि फोर्स और पोजीशन वेक्टर ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। ठीक है, तो वैल्यू वाइज क्या हो जाएगा, वैल्यू वाइज सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू अगर कोई पूछे तो वैल्यू है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब तुमको मालूम है एक रिलेशन, क्या मालूम है रिलेशन मालूम है कि ओमेगा और वी में रिलेशन होता है। मतलब अगर वी के फॉर्म में तुमको कोई सब्स्टिट्यूट करने बोले तो वी के फॉर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, तो वी के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करोगे एम आर ओमेगा क्या हो जाएगा वी बाय आर, तो यानी ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी वी से वी आर से आर कैंसल, तुमको मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज़ वेरी वेरी फेमस फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तुमने भी देखा होगा। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्म्स मिल रहे हैं, एक है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक है एम वी स्क्वायर बाई आर। ये दोनों याद रखो, ठीक है, एक है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक है एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये सब ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ये तब है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू या एम वी स्क्वायर बाई आर है। तो अगर या सिंस वी एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी कांस्टेंट होता है। ये सर्कुलर मोशन में जब तुम स्टोन को घुमाते हो तो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा नहीं कि कभी तुमको उसको ज़्यादा खींचना पड़ रहा है, कभी कम खींचना पड़ रहा है, नहीं, एक कांस्टेंट पुश लगता रहता है, एक कांस्टेंट पुल तुमको देना रहता है। तुम अपने हाथ से एक कांस्टेंट पुल दिए रहते हो ना उसको रोकने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का आइडिया है। थोड़ा डायरेक्शंस देख लेते हैं, इन जो भी क्वांटिटीज़ मिली है इन सारी क्वांटिटीज़ का डायरेक्शंस। हम लोग एक थोड़ा समरी बनाते हैं इस पूरे डिस्कशन का, तो हो जाएगा। ये नोट डाउन किया होगा आई होप सबने, पॉज करके नोट डाउन कर लो या पीछे जाके नोट डाउन कर लो। समरी देखो क्या है, समरी अब तक की समरी ये है कि दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर लीनियर, या मैं ये लिखने से अच्छा है वैल्यूज़ ही लिखते चलता हूँ। समरी क्या मिली है देखो, समरी मिली है रिलेशंस जो मिले हैं अब तक अपने को। लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या रिलेशन मिला है देखो, मैं यहाँ रखता हूँ लीनियर पार्ट, ये भी हटाता हूँ। ये नोट डाउन कर लिया होगा सबने, नहीं किया था तो पॉज पीछे जाओ और नोट डाउन करो। अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, ठीक है। देखो लीनियर और एंगुलर दो पार्ट्स आए हैं यहाँ पे, ज़रा दोनों को डिस्कस करते हैं। लीनियर में क्या है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर में क्या है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। लीनियर में क्या है स्पीड, एंगुलर में क्या है एंगुलर स्पीड। अच्छा, लीनियर में अपने पास एक्सेलरेशन आया है, एंगुलर में अब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं आया क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात कर रहे हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात अभी तक नहीं चल रही है, वो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, परेशान मत हो। यहाँ से रिलेशन क्या मिलता है, रिलेशन मिलता है S इज़ इक्वल टू आर थीटा। अगर स्मॉल आर लिया है रेडियस तो स्मॉल आर थीटा, या कोई बड़ी बात नहीं है। एंड V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये दो रिलेशंस मिले हैं अब तक, ठीक है। और क्या, और मिला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज़ कितना था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आर ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर फॉर्म में। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा होता है ओमेगा होता है वी बाय आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी यहाँ से मिलता है वी स्क्वायर बाय आर। तो ये भी फॉर्मूला एक सेंट्रीपिटल फोर्स का मिल गया है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर ऑल्सो एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, अब तक की ये वैल्यूज़ की समरी, इतनी वैल्यूज़। और एक चीज़ मिला था टाइम पीरियड का रिलेशन है 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ से
ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, ये एक रिलेशन मिला है। और क्या, v इक्वल्स टू 2πr/t, यहाँ से टाइम पीरियड का रिलेशन 2πr/v। फाइन, इतनी वैल्यूज़ की समरी मिली है, ठीक है, ये वैल्यू वाइज समरी हो गया। अब डायरेक्शन वाइज थोड़ा देखते हैं। डायरेक्शन में तुमको कुछ नया बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो एंगुलर क्वांटिटीज़ मिली हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है, तो वो तुमको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे तुमको आगे का चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। समरी डायरेक्शन वाइज वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना। डायरेक्शन देखो कैसा है, डायरेक्शन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज़ अलोंग टेंजेंट, या तुम बोल सकते हो अलोंग सरकमफरेंस, या बेसिकली ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किधर है, अलोंग द टेंजेंट है। हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का किस डायरेक्शन में, इधर है ना, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर। फिर लीनियर वेलोसिटी, ये भी अलोंग टेंजेंट है, या टेंजेंशियल, टेंजेंशियल जो भी नहीं समझा ये, टेंजेंशियल, TANGENTIAL, दिस इज ऑल्सो टेंजेंशियल। फाइन। एक्सेलरेशन जो मिला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन किधर है, ये है टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, इसलिए नाम है सेंट्रीपिटल। ओके, और क्या, ठीक है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिला है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी टूवर्ड्स सेंटर, ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल, है ना, ठीक है। एक लास्ट जो पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, अब जो क्वांटिटीज़ एंगल के फॉर्म में मिली हैं उनका डायरेक्शंस मैं तुमको बता देता हूँ। थीटा जो होता है, दिस इज अलोंग द एक्सिस एंड गिवन बाय राइट हैंड, यू गेस्ड इट राइट, राइट हैंड थंब रूल। ओके, मतलब इमेजिन करो अगर तुम्हारा बॉडी इस तरह के सर्कल में जा रहा है तो तुम अपना राइट हैंड लोगे और इसको इस तरह के सर्कल में कर्ल करोगे, या इस तरह के पैटर्न में कर्ल करोगे, मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो देखो थंब जो आ रहा है वो एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे आ रहा है ना, तो दिस इज अलॉन्ग द एक्सिस एंड दिस इज आउटसाइड द सर्कुलर प्लेन। ये सर्कुलर प्लेन है, प्लेन के आउटसाइड है, मतलब बेसिकली एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये अलॉन्ग द एक्सिस होता है। ओमेगा इज ऑल्सो अलॉन्ग द एक्सिस, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही वेलोसिटी। ये चीज़ याद रखना हमेशा, हर एक मोशन में ये चीज़ ट्रू होती है, जहाँ बॉडी का वेलोसिटी वहीं डिस्प्लेसमेंट होता है। ऐसा थोड़ी है कि ये पेन को तुम हिट करो इधर जाने के लिए और ये पेन इधर भागने लगे, ऐसा होगा क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बात याद रखो हमेशा। तो जहाँ पे वेलोसिटी, जैसे टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट के अलॉन्ग है, ये चीज़ याद रखना। देखो वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी अलॉन्ग द टेंजेंट है, वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट भी अलॉन्ग द एक्सिस है। जहाँ पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। बट एक्सेलरेशन के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है। जहाँ वेलोसिटी होता है उधर एक्सेलरेशन कब होगा, जब लीनियर मोशन चल रहा है, उसके ऑपोजिट कब होगा, जब लीनियर मोशन चल रहा है। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं जब सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया है। तो इतनी चीज़ें हमको सर्कुलर मोशन के इंट्रोडक्शन के लिए इनफ है। सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन आज हुआ है, परेशान मत हो, सर इंट्रोडक्शन बोल के डरा रहे हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन ही हुआ है, बाकी इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है तो आगे की चीज़ें एकदम ईजी हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आई होप जो भी किया आज सबको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स है, छोटा मोटा डाउट्स, जैसा भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में डालो। आगे हम लोग इसको चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि दूसरे जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, अलग अलग तरह के एक्सेलरेशंस जो इन्वॉल्व हैं, वो सब पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है सर्कुलर मोशन में और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। So I hope you have understood everything. Bye everyone, have a good day.